इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन। সংবিধানের 370 ধারা প্রত্যাহার মামলা নিয়ে বিরাট আশা জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদের। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী এই মামলায় আদালত কাশ্মীরবাসীর পক্ষে রায় দেবে। 2019 সালে মোদী সরকার জম্মু কাশ্মীর থেকে সংবিধানের 370 ধারা প্রত্যাহার করেছিল। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। এ ব্যাপারে গোলাম নবী আজাদ বলেছেন, আমি আগেই বলেছি শুধুমাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা জম্মু কাশ্মীরের জনগণকে 370 ধারা এবং 35-এ ফিরিয়ে দিতে পারে। তা হলো সংসদ এবং সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ নির্দলীয়। আমরা আশা করি যে আদালত জম্মু কাশ্মীরের জনগণের পক্ষে একটি সিদ্ধান্ত নেবে। কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর গোলাম নবী আজাদ ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টি অর্থাৎ ডিপিএপি তৈরি করেছেন। আজাদ বলেছেন, 2019 সালে 5 আগস্ট পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্ত আপাতত বদলানোর সম্ভাবনা কম, কারণ এজন্য লোকসভায় 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে। বিরোধীদের সেটা নেই। আজাদ বলেন, সংসদের মাধ্যমে জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা এবং 35A ফেরাতে লোকসভায় 350টি আসন প্রয়োজন। জম্মু কাশ্মীরের যে কোনো আঞ্চলিক দল 3, 4 বা সর্বাধিক 5টি আসন পেতে পারে। তা দিয়ে কিছুই বদলাবে না। বিরোধীদেরও সেই ক্ষমতা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু তিনি ফেরাননি। তিনি কেবল সুপ্রিম কোর্টে কাশ্মীর ওইসব আইন ফেরাতে পারে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাদের ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে সংবিধানের বিশেষ বিধানগুলির সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের জনগণের একটি মানসিক সংযুক্তি আছে। সেই সংযুক্তিরই বিচ্ছেদ ঘটেছে 4 বছর আগে অর্থাৎ 2019 সালে। জম্মু কাশ্মীরের জনগণ 370 অনুচ্ছেদ এবং 35A অনুচ্ছেদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে নয়, আবেগগতভাবে জড়িত। আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য এই বিধানগুলি পুনরুদ্ধার করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন গোলাম নবী আজাদ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, মহারাজা হরি সিং 1925 সালে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্য জমি এবং চাকরি রক্ষার বিশেষ বিধানগুলি প্রণয়ন করেছিলেন। এই বিধানগুলি 35A অনুচ্ছেদ আকারে স্বাধীনতার পরে দেশের সংবিধানে স্থান পেয়েছে। বিগত দিনে এতগুলো সরকার এসেছে এবং গেছে, কিন্তু কেউ এটি পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেনি। आज का जो 5 अगस्त 2019 एब्रोगेशन के बाद जिसका कि वर्डिक्ट कल आने वाला है। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग कल 10:30-11 बजे यहाँ आइए, हम यहीं होंगे जी। तो उस वक़्त बताएंगे। तो इस वक़्त तो एक अंदाज़ा ही लगाना है जी। तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक़्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे के लिए सुनवाई हुई थी। और जिसका हमने भी, मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने
जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहना भी गलत होगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने यही बनाया, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने, यहाँ के वालों ने यहाँ रखा और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत था। आजाद साहब, आपको रोकना चाहूंगी, इतना जरूर पूछना चाहूंगी, अगर फैसला कल हमारे खिलाफ आया, क्या हमें आजाद साहब लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ सड़कों पे नजर आएंगे? वो हम कल बताएंगे, वो आज कैसे बताएंगे? वो हम कल आज कैसे बताएंगे? मैंने अगर पूछा, अगर तो कल, अगर मैं ये सब अभी बताऊंगा तो मैं कल क्या बताऊंगा? आजाद साहब, क्या ये मीटिंग्स इलेक्शन की तैयारी हो रही है? किसकी? आप जो मीटिंग्स वगैरह रैलीज हो रही है, क्या इलेक्शन की? नहीं, ये जब भी मैं आता हूँ तो मैं एक मीटिंग रखता हूँ, हर एक महीने में एक बार मैं अहदेदारों की मीटिंग रखता हूँ। आपको लगता है कि इलेक्शन की जरूरत है? शिद्दत से जरूरत है, इलेक्शन की 6 साल से जरूरत है। 2018 में हमारी विधानसभा भंग हुई और उससे पहले भी 1-1.5 साल चली न होने के बाद 1.5 साल में ही 1 से 11 महीनों में ही गवर्नर रूल हो गया था, फिर बनी। तो वो उससे पहले भी जो 2-3 साल बनी वो अफरा तफरी में गिनी, कोई ज़मीन पे जो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। 2 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में गवर्नर थी, जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल था, उनका तो गवर्नेंस की तरफ कम ध्यान था और वो आपस में रक्षा कृषि की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो अगर हकीकत मानिए तो 9.5 साल से गवर्नमेंट ही नहीं है। आजाद साहब, किलिंग का सिलसिला जो कश्मीर में वो लगातार जारी है। पहले ईदगाह में एक पुलिस कांस्टेबल पे गोलियां चलाई गई, कल एक बार फिर से बेमना। ये देखिए, मैं हमेशा सच बोलता था और कुछ हमारे साथियों को सच बोलना मेरा बहुत बुरा लगता था। कभी ये कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक कहती थी उनकी उसको कहता था ठीक है, जहाँ गलत करती थी उसको गलत। जैसे 370 में कहता हूँ गलत, घर गिरा, मैंने ये रोशनी स्कीम बनाई थी, उसको रोशनी स्कीम को उन्होंने ख़त्म किया, वो महा गलती थी। हमारे लाखों ज़मीन, हमारे गरीब लोगों को घर से और ज़मीन से बाहर कर रहे थे, वो गलत है। मरकज़ी सरकार की एक चीज़ अच्छी की थी उन्होंने कि मिलिटेंसी को ख़त्म करने में बहुत हद तक मदद की थी। वैसे ग्रेजुअली मिलिटेंसी 90 से हर चीफ मिनिस्टर के दौरान कम की होता, लेकिन इन्होंने उसको एक वक्त में 0 पॉइंट पे पहुंचाया। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से राजौरी से हादसे शुरू हो गए तो अब वो राजौरी तक ही महदूद थे, पुंछ में महदूद थे। लेकिन यहाँ जब कोकरनाग का हादसा हुआ और इक्का दुक्का जब हमारे
टारगेट किलिंग शुरू हुई, उससे शुरू हुआ, तो आज मैं कह सकता हूं कि आज आहिस्ता आहिस्ता ये डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। सुबह जम्मू में भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं और कश्मीर में भी हर जगह, पहले देहाती इलाकों में था, अब ये कश्मीर में घुस गया। अभी जिस इंस्पेक्टर की जान चली गई उसको देखकर तो ऐसा लगता, दिख दहल जा सकता है कि हमारे कैसे नौजवान बच्चे जो हमारा खजाना है उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। इसलिए बड़ी तशवीश की बात है। कश्मीर की आवाम को भी तशवीश होनी चाहिए। मरकजी सरकार और रियासती सरकार और जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको तशवीश होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अवाम को, क्योंकि उन्होंने यहाँ रहना है, तिजारत करनी है, बिजनेस करनी है, नौकरी करनी है और उसके लिए खुशगवार मौसम होना चाहिए, सिक्योरिटी का माहौल ठीक होना चाहिए, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा तशवीश की बात है। ये अच्छी बात हुई थी सरकार की तरफ से, लेकिन ये भी खिसक रही है। ये जो क्रेडिट उनको जाना चाहता वो क्रेडिट अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। दूसरी में अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की थी, ये हड़तालें बंद हो गई थी, लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है सरकार की कि रोज़गार देने में एम्प्लॉयड और पढ़े एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट और लेस एजुकेटेड और नो एजुकेटेड लोगों की जो स्किल और अनस्किल्ड लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वो अपने उरूज पे है, बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये मरकज़ी सरकार की और यूटी गवर्नमेंट की नाकामी है। तो ये नाकामियों और कामयाबियों का मिक्स है आपस में, लेकिन पलड़ा भारी हो जाता है नाकामियों की तरफ से। बहुत সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।